हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम क्रॉनिकल का अंतर्राष्ट्रीय जो सेक्शन है और जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है वो दोनों करेंगे। ठीक है। इससे पहले हमने जो स्टेट वाला था और नेशनल वाला था उसको ख़त्म कर दिया है, जाके वहाँ पर देख लीजिएगा। ये जून का करंट अफेयर जो क्रॉनिकल आया है, पतली वाली जो मैगजीन होती है वही हम करवाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे, अगर आपको पसंद आएगा तो जुड़ जाइएगा इस चैनल से, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्रॉनिकल एंड घटना चक्र, फिर इसके बाद जब आई दृष्टि आती है आपके पेपर के समय, उत्तर प्रदेश पीसीएस या आरओ के समय, तो आपको वो करवाया जाता है। ठीक है, पूरे डिटेल में। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। ये सब इसलिए करवाया जाता है ताकि जब आप आई दृष्टि या घटनासार पढ़ें तो आपको कुछ कुछ आभास होता रहे कि हम कुछ पढ़े हैं, ये हुए हैं, ये सब मतलब करंट है, हम पिछले पहले 1 2 3 महीने में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और देखिए, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, इतना दिया गया है ना, इतना आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ जितना ये कलर किया गया है इतना ही पढ़ लीजिएगा, बस काफ़ी है। इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा पेपर में। यहाँ लिखा गया है WHO द्वारा रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का शुभारंभ। तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि किसके द्वारा रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का शुभारंभ किया गया। तो वहाँ पर कई मतलब ऑप्शन दे देंगे, तो कौन सा कई ऑप्शन दे देंगे, तो आपको WHO लगाना है। तो 18 अप्रैल 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा रोगी सुरक्षा वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान रोगी सुरक्षा चार्टर, पेशेंट सेफ्टी राइट चार्टर का शुभारंभ किया गया। तो ये याद रखिएगा, WHO के द्वारा पेशेंट सेफ्टी राइट चार्टर का शुभारंभ किया गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रोगी सुरक्षा पर छठे वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन 6th ग्लोबल मिनिस्ट्रियल समिट ऑफ पेशेंट सेफ्टी का आयोजन 17 से 18 अप्रैल 2024 को, कितना 17-18 अप्रैल 2024 को के मध्य चिली के सेंटियागो में किया गया। तो ये याद रखिएगा, यही पूछ सकता है कि WHO द्वारा रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का शुभारंभ आयोजन किया गया, वो आयोजन किस देश में किया गया या किस स्थान पर किया गया। तो चिली सेंटियागो, बस। अब अगर आपको ये नीचे पढ़ना होगा तो वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए जूम भी कर दे रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, इजराइल की सी डोम रक्षा प्रणाली, देखिए इजराइल में आयरन डोम, सी डोम यहीं पर है। ठीक है, तो 9 अप्रैल 2024 को इजरायली सेना ने पहली बार दक्षिणी शहर इलियट के पास देश के हवाई क्षेत्र के में प्रवेश करने के लिए एक सदगंध लक्ष्य के खिलाफ अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम तैनात किया। तो मतलब वहाँ पर लड़ाई हो रही है तो दक्षिण शहर इलियट में एक सी डोम तैयार मतलब तैनात किया है, बस इतना जान लीजिए। और आयरन डोम भी इजराइल का ही है। ठीक है, तो चलते हैं, इसमें यही इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं नृत्य के। हम इसलिए सब कुछ दिखा देते हैं, अगर आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिए, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। सोमालिया के संविधान में हुए ऐतिहासिक बदलाव। तो जो हिंद महासागर से सटा हुआ ये एक देश है अफ्रीका का, सोमालिया, जहाँ पे ये आपके डाकू रहते, समुद्री लुटेरे रहते हैं, सोमालिया, वही वही की बात, उसी देश की बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सोमालिया की संसद ने हाल ही में संविधान के ऐतिहासिक संशोधनों के लिए मतदान किया, जिसके माध्यम से संविधान में व्यापक बदलाव किए गए। ठीक है, इन बदलाव के बाद देश के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति और पद से हटाने का अधिकार होगा। ठीक है, तो इन सब का थोड़ा सा रोज़ बदलता। अफ्रीका की जितनी भी कंट्रियां हैं कभी स्टेबल बहुत कम ही रहती हैं, ऐसा नहीं कि सभी कंट्रियां स्टेबल नहीं रहती, मतलब मैक्सिमम कंट्रियां हैं जो स्टेबल नहीं रहती, वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि लोगों की प्रॉब्लम अलग है, वहाँ पर देश की ही प्रॉब्लम अपने अंदर, वहाँ पर कभी गृह युद्ध होता है तो कभी सैनिक ये सब लड़ जाते हैं, राजा सैनिक। ठीक है, तो ऐसा होता रहता है, वहाँ पर थोड़ा अनस्टेबिलिटी है। ठीक है, जुडीथ सुमिनवा तुलुका कांगो के की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, कि कहाँ की है, कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, कौन है, जुडीथ सुमिनवा तुलुका। ठीक है,
तो याद रखिएगा, जुडीथ सुमिनवा तुलोका, जुडीथ सुमिनवा तुलोका को कांगो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाया गया है। कहाँ की? कांगो गणराज्य। राष्ट्रपति फेलिक्स त्शेकेदी ने उन्हें प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया। यह घोषणा लुकोंडो द्वारा प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 1 महीने बाद हुई है। तो ये इनका नाम याद रखिएगा, जुडीथ सुमिनवा तुलुका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तब ये सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अल सीसी जो अभी 26 जनवरी के पर, अभी नहीं पिछले साल में शायद थे। ठीक है, तो ये अल सीसी कौन थे? राष्ट्रपति जो थे हमारे चीफ गेस्ट थे। ठीक है, तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ इनका जो रिलेशन है हमारे देश के साथ, इनके देश के साथ, वो काफ़ी अच्छा है इनके कार्यकाल में। भारत के साथ इनका कार्यकाल सभी के साथ अच्छा रहता है, लेकिन अच्छा है इस समय। ठीक है, काफ़ी अच्छा है। तो मिस्र में अब्दुल फतेह अल सीसी, मिस्र में अब्दुल फतेह अल सीसी ने 2 अप्रैल 2024 को तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। किस पद की शपथ ली? राष्ट्रपति पद की शपथ ली। सीसी ने दिसंबर 2023 में लगभग 90% मतों के साथ चुनाव जीता था। तो देखिए पहले यहाँ चुनाव नहीं होता था, यहीं जो अल सीसी आए इन्हीं के बाद चुनाव होना स्टार्ट हुआ। अभी चलिए देखते हैं यहाँ पर। अच्छा है, तभी हम पूरा बता दिए, थोड़ा नॉलेज होगा आपको। अल सीसी विगत 9 वर्ष में मिस्र के राष्ट्रपति हैं। अब वह अगले 6 वर्षों के लिए इस पद पर बने रहेंगे। लेकिन पहले ये राष्ट्रपति का पद होता था सिर्फ 4 वर्ष होता था, लेकिन अब ये बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, 2019 से पहले 4 वर्ष का, लेकिन अब 6 वर्ष का। तो अलसीसी 2014 में पहली बार लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित हुए थे। ठीक है, तो लोकतांत्रिक रूप से मतलब यहाँ लोकतंत्र कब आया? 2014 में ही आया, क्योंकि यह पहली बार लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित हुए। उसके बाद 2018 में चुनाव हुआ, क्योंकि 4 साल बाद हुआ था। इसके बाद 2019 में 6 साल कर दिया गया। तो अलसीसी मिस्र सेना में पूर्व प्रमुख और रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। फिलीपींस, भारत ने फिलीपींस को सौंपी ब्रह्मोस मिसाइल। अब देखिए बहुत दिन से आप सोच रहे होंगे ब्रह्मोस मिसाइल किसको बेचा जा रहा? फिलीपींस को, तो वही दिया गया है यहाँ पर। तो 19 अप्रैल 2024 को भारत ने 2022 में हस्ताक्षरित 375 मिलियन डॉलर की सौदे हुई थी। ठीक है, किसके साथ? ब्रह्मोस के साथ, वो मतलब फिलीपींस के साथ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या किया है। अब ये समझौता कब हुआ था? 2022 में। भारतीय वायुसेना IAF ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी किससे की? C-17 ग्लोब मास्टर विमान के जरिए की। ठीक है, तो ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है पूछ सकता है कि ये ब्रह्मोस कौन कौन विकसित किया? तो भारत का DRDO ने विकसित किया, इसरो मत लगाइएगा। किसने? भारत के DRDO ने विकसित किया। रूसी अंतरिक्ष कंपनी NPO मशीनो स्ट्रोनिया, ठीक है, NPOM ऐसे याद रखिए, NPOM ने संयुक्त उद्यम मतलब दोनों लोग मिलकर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस विकसित किया। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। कितना है? 290 में। यह मैक 2.8 ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना है। ठीक है, कि उच्च गति से विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है यह एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, जिसे स्थल, वायु और समुद्र में बहुत क्षमता और मिसाइल की सटीकता के साथ लॉन्च किया जा सकता है। तो ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा जा सकता है ब्रह्मोस, क्योंकि हमेशा चर्चा में रहा। तो यह स्थल, वायु और समुद्र मतलब जल, थल, वायु सब में ये क्या कर सकते हैं? मार कर सकता है। ठीक है, आपका ब्रह्मोस मिसाइल 290 किलोमीटर मारक क्षमता है, 2.8 की मैक है। ठीक है, मैक ध्वनि से। अब देखिए भारत और कंबोडिया के मध्य समझौता, बस इतना याद रख लीजिए। भारत और किसके बीच? कंबोडिया के बीच। 22 अप्रैल 2024 को भारतीय कार्मिक लोक प्रशासन पेंशन मंत्रालय के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने कंबोडिया सरकार के सिविल सेवा मंत्रालय के साथ सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग से जुड़े एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर। बस
ये तो ज़्यादा पढ़ दिया ना, ठीक है, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं, खाली इतना याद रखिएगा, किसके क्षेत्र में, सिविल सेवा के क्षेत्र में, ठीक है, भारत और कंबोडिया के बीच समझौता। अंतर्राष्ट्रीय जो मोटा अनाज का वर्ष चल रहा था 2023, अब उसके क्या हो गया, समापन का तिथि हो गया, आयोजन हो गया। तो हमेशा आप करंट में पढ़ते होंगे मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे कि बताए थे कि ये, जैसे मोटे अनाज कौन, ज्वार बाजरा ये सब ना, तो वो 2023 था। अब क्या हुआ, 29 मार्च 2024 को इटली के रोम में स्थित खाद्य और कृषि संगठन मुख्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज 2023 का समापन समारोह आयोजित किया। बस इतना याद रखिए, बस इतना, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। FAO, ठीक है, खाद्य और कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। किसकी, UN की एक विशेष एजेंसी है, जो भूखमरी को समाप्त करने और पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। वर्ष 1945 में स्थापित इस संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में है। इसके द्वारा विश्व के वनों की स्थिति, सोफो विश्व मत्स्य पालन और जल कृषि स्थिति, कृषि वस्तु बाजार की स्थिति और विश्व खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति आदि रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर देखते हैं निशस्त्रीकरण अप्रसार पर भारत और दक्षिण कोरिया, ठीक है, उत्तर कोरिया नहीं, दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया ये नहीं चाहेगा कि हमारा मतलब गोला बारूद कम बने, ठीक है, दक्षिण कोरिया ही चाहेगा, ये एक अच्छी कंट्री है। परामर्श बैठक, तो 26 अप्रैल 2024 को सियोल में निशस्त्रीकरण और अप्रसार पर भारत और कोरिया परामर्श बैठक आयोजित की। सियोल कहाँ, इसकी राजधानी किसकी, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में, ठीक। अब देखिए यहाँ पर दुबई में वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी का आयोजन 24 से 26 अप्रैल 2024 को मध्य संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी GTEX 2024 का आयोजन किया गया, ठीक है। तो मतलब जो आपका हेडिंग है इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये निशस्त्रीकरण के लिए किसके किसके मध्य समझौता परामर्श बैठक हुई, भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य। अभी भारत और मतलब लोक प्रशासन के क्षेत्र में किसके किसके देश, कौन कौन से देश के बीच समझौता हुआ, भारत और कंबोडिया के बीच, या पूछ सकता है भारत और कंबोडिया के बीच किस क्षेत्र में समझौता हुआ, तो आप लिख सकते हैं भारतीय कार्मिक और लोक प्रशासन के क्षेत्र में। अब यहाँ पे देखिए भारत ने किसको ब्रह्मोस मिसाइल सौंपी, तो आप ये तो सभी जानते होंगे कि फिलीपींस को। ये पूछ सकता है किससे भेजी, तो C-17 ग्लोब मास्टर से। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अल सीसी तीसरी बार कहाँ के राष्ट्रपति बने, मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। कौन सी बार ये बने हैं, तो तीसरी बार बने हैं। तो ऐसे ऐसे जुडीथ सुमिनवा तुलका कहाँ की, कांगो गणराज्य की ये पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। इजराइल ने कौन सा मिसाइल रक्षा ड्रोन पर, सी डोम, ठीक है, एल डोम, एम डोम, कुछ भी दे सकता है, आपको सी डोम लगाना है। तो ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं यहाँ पर सेवा निर्यात संवर्धन परिषद SPEC, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित सेवा निर्यात संवर्धन परिषद को भारत के सेवा क्षेत्र में के लिए वैश्विक व्यापार अवसरों सुविधाजनक बनाने का काम सौंपा गया है, ठीक है। अब देखिए विश्व ऊर्जा कांग्रेस का 26वां संस्करण 22 से 25 अप्रैल 2024 को के मध्य नीदरलैंड के रॉटरडैम में विश्व ऊर्जा कांग्रेस के 26वें संस्करण 26 एडिशन ऑफ वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का आयोजन किया गया। तो सिर्फ यही याद करिए कहाँ पर किया गया, तो नीदरलैंड के रॉटरडैम में किया गया विश्व ऊर्जा कांग्रेस का कौन सा 26वां संस्करण। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए विश्व ऊर्जा कांग्रेस। अब देखिए यहाँ पर विश्व ऊर्जा परिषद के बारे में जानते हैं। यह ऊर्जा की एक सतत आपूर्ति उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1923 में स्थापित एक वैश्विक निकाय है। इसका मुख्यालय लंदन, ब्रिटेन में अवस्थित है। इसके 3000 से अधिक सदस्य संगठन है। लगभग 100 देशों में इनकी उपस्थित है। भारत विश्व ऊर्जा परिषद की शुरुआती सदस्यों में से एक है, जो 1924 में परिषद में शामिल हुआ। मतलब 23 में शुरुआती, मतलब क्या 23 में यह स्थापित हुआ और 24 में भारत शामिल हो गया। बस देखिए रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गए। बस इतना याद रखिएगा कौन कौन शामिल हुए, रोमानिया और बुल्गारिया किस क्षेत्र में, शेंगेन के क्षेत्र में। अब शेंगेन क्या है, शेंगेन समझौते पर 14 जून 1985 में लग्जमबर्ग के शेंगेन शहर के पास तत्कालीन यूरोपीय आर्थिक समुदाय के 10 सदस्यों
में से 5 द्वारा हस्ताक्षरित किए गए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो संज्ञेय है क्या? संज्ञेय क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय यात्रा उद्देश्यों के लिए एकल क्षेत्र अधिकार की तरह संचालित होता है। ठीक है, संज्ञेय क्षेत्र के भीतर प्रतिदिन लगभग 3.5 मिलियन लोग आंतरिक सीमा पार करते हैं। ठीक है, रोमानिया दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित, इसकी राजधानी सबसे बड़ा शहर बुस्वारेस्ट। ठीक है, तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट है, तो ये इतना सिर्फ याद करिए। रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से संज्ञेय क्षेत्र में शामिल हो गए। बस भारत ने गुइना से को 2 डोनियर 228 विमान सौंपे। 1 अप्रैल 2024 को गुइना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने जानकारी दी कि भारतीय हिंदुस्तान कंपनी एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल ने गुइना रक्षा बल को 2 डोनियर 228 विमान सौंपे। ठीक है, तो ये डोनियर किसको? कुछ श्रीलंका को भी शायद सौंपा गया था। ठीक है, और ये गुइना को भी सौंपा गया। तो गुइना कहाँ की कंट्री है? तो गुइना दक्षिण जो अमेरिका है वो ऊपर नॉर्थ में, जहाँ पर सूरीनाम है वहीं पर गुइना है। ठीक है, बस ये इतना, ये आपका कौन सा ख़त्म हो गया? ये देखिए सबका है ये सब वीडियो। अगर आपको पूरा इसको, जैसे किसी के पास बहुत से ऐसे लोग रहते हैं रूरल एरिया में जहाँ पर, अभी हम इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन पढ़ाएंगे, ये मत सोचिए भाई, तो वहाँ पर ये बुक नहीं पहुँच पाती है। ठीक है, तो उन्हीं की हेल्प करने के लिए मैं सिर्फ ये आपको लाता हूँ। ठीक है, मैं सोचता हूँ वो सब भी पढ़ लें। ठीक है, अब देखिए मैं इसको मतलब स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, जहाँ भी आपको पॉज करके पढ़ने का मन करेगा वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो दोबारा वीडियो सुनने का मन करेगा सुन लीजिएगा। इससे ज़्यादा करंट, मतलब ये जो करंट आपको मैं पढ़ाया हूँ आज अंतर्राष्ट्रीय, यही करंट आएगा। ठीक, वो सिंपल वाला करंट नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन देख लेते हैं। थोड़ा सा ये इकोनॉमिक्स से टफ लगता है, इसलिए हमने बाद में लिया। ठीक है, सभी बच्चों को थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर भारत डिजिटल सेवाओं में चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। कौन? डिजिटल सेवाओं में सबसे बड़ा निर्यातक। विश्व व्यापार संगठन WTO ने कहा है कि वैश्विक व्यापार आउटलुक सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं डिजिटली डिलीवर्ड सर्विस के निर्यात में 17% की छलांग लगाकर $257 अरब का रिकॉर्ड बनाया है। तो इस क्षेत्र में विश्व का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है, बन गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए यहाँ देखें, भारत के OFDI में 39% की गिरावट। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के आंकड़ों के अनुसार अनिश्चित वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के बीच मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष में भारत का बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 39% से घटकर 28.64 बिलियन डॉलर हो गया। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, पहले कितना था? पहले 46.96 बिलियन 2023 में था। ठीक है, तो किस में? भारत के OFDI में गिरावट हो गई है। अब पूछेंगे OFDI का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि बार बार हर जगह लिखा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या है? आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा घटा है, 39% की गिरावट आ गई है, सिर्फ इतना याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स है, कुछ वर्ड तो याद ही करना पड़ेगा। कार्गो प्रबंधन के मामले में पारादीप शीर्ष बंदरगाह। तो जो आपका पारादीप है जो उड़ीसा में है, कार्गो प्रबंधन के मामले में सबसे ऊपर हो गया है। ठीक है, मतलब कार्गो मैनेजमेंट के मामले में। इस प्रकार पारादीप पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट जो कांडला में है, तो दीनदयाल पोर्ट कांडला कहाँ है? गुजरात में है, को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक कार्गो हैंडलिंग वाला देश का सबसे प्रमुख बंदरगाह बन गया है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर 2023 में भारत के सेवा निर्यात में 11.4% की वृद्धि। तो सेवा अंकटाड की रिपोर्ट है, तो ये अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार कितने % की वृद्धि हुई है? 11.4% की वृद्धि हुई है। इतना याद रखिएगा बस, इससे ज़्यादा मत याद कुछ करिए। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट लगाइए। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट ये पहले मैं बता देता हूँ, सब यहाँ इम्पोर्टेंट है, इसको रंगाई उंगाई नहीं किया हूँ, लेकिन याद रखिएगा ये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है क्या। 18 अप्रैल 2024 को वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम
डीपी ने नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया। तो नवरत्न कंपनी का दर्जा किसको मिला है? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ठीक है, एनएफएल को, ठीक है, एनएफएल, नहीं तो आपको शॉर्ट फॉर्म दे दिया जाए तो आप पता ही नहीं कर पाएँ ये क्या पढ़ें, ठीक है। नवरत्न शब्द शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सीपीएससी के एक चुनिंदा समूह के को संदर्भित करता है, जिन्हें उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए केंद्र द्वारा अधिक स्वायत्तता और वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की जाती है। नवरत्न दर्जा प्राप्त करने का मापदंड, कंपनी के पहले से मिनीरत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा प्राप्त अब हो, इसमें क्या कहा गया है, 60% अंक प्राप्त किया हो, और दूसरा ये प्रति शेयर की कमाई, शुद्ध लाभ, कुल उत्पादन, जनशक्ति लागत, सेवा लागत, नियोजन पूंजी और अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन, मतलब सब कुछ मापदंड होता है किस प्रकार से नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया जाएगा। अब इसके एनएफएल के बारे में देख लीजिए। एनएफएल की स्थापना 23 अगस्त 1974 को हुई थी। तो पूछ सकता है कि एनएफएल की स्थापना कब हुई थी? 23 अगस्त 1974 को। यह रासायनिक उर्वरक, जैव उर्वरक और औद्योगिक रसायनों का उत्पादन करता है। इसका पंजीकरण नई दिल्ली में और कॉर्पोरेट कार्यालय नोएडा में है, ठीक है। भारत के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 17.7% की वृद्धि। तो याद रखिएगा किसकी रिपोर्ट? सीबीडीटी ने प्रत्यक्ष कर और संग्रह के नवीनतम आंकड़े जारी किए हैं। इसमें क्या है, 17.7% से बढ़कर 19.58 लाख करोड़ हो गया है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा कितना परसेंट वृद्धि हुई है? 17.7% की वृद्धि हुई है। मूडीज एनालिटिक्स ने कहा है 6.1% से बढ़ेगी भारत की जीडीपी। तो 12 अप्रैल को ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज एपीसी आउटलुक ने लिसनिंग थ्रू द नॉलेज, एपेक आउटलुक लिसनिंग थ्रू द नॉइज शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। कहा कि भारत की जीडीपी 6.1 रहने की संभावना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रिकॉर्ड कार्गो हैंडल, ठीक है, पोर्ट से रिकॉर्ड कार्गो हैंडल। तो कोलकाता गोदी प्रणाली, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहाँ है? कोलकाता में। हल्दिया गोदी परिसर से श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से कोलकाता ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 66.4 मिलियन मीट्रिक टन एमएमटी कार्गो हैंडलिंग की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। एयर इंडिया तथा बेल के मध्य समझौता, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा। एयर इंडिया, बेल क्या है? बंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये और पारादीप वाला अलग है, ये हैंडलिंग के मामले में है, ठीक है, जितना हैंडल का, और वो मैनेजमेंट के मामले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स और सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन, ठीक है। तो 10 अप्रैल 2024 को खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने महत्वपूर्ण खनिजों हेतु तकनीक और ज्ञान के सहयोग से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान सीएसआई के खनिज एवं सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान आईएमएमटी के साथ भुवनेश्वर में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 10 वर्षों में सर्वाधिक कोकिंग कोयला का आयात, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अब भारत ने वर्ष 2023-24 में 58 मिलियन टन कोकिंग कोयले का आयात किया, जो 10 वर्षों में सबसे अधिक है। कहाँ से सबसे ज़्यादा ये कर रहा है? भारत, ये ऑस्ट्रेलिया से कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वित्त वर्ष में 2023-24 कोकिंग कोयले का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना है। कोकिंग कोयले उच्च गुणवत्ता वाला बिटुमिनस कोयला होता है। कोकिंग कोयला में कौन क्या होता है? बिटुमिनस कोयला। तो एक स्टेटमेंट भी आ सकता है कि कोकिंग कोयला में कौन सा होता है? बिटुमिनस कोयला। कोकिंग कोयला में सर्वाधिक कार्बन प्रणाली सामग्री होती है, साथ ही सल्फर फास्फोरस क्षार का स्तर कम होता है। अब देखिए रिलायंस जियो विश्व का सबसे बड़ा डेटा ट्रैफिक मोबाइल ऑपरेटर। तो रिलायंस जियो चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ते हुए डेटा ट्रैफिक मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल टावर बन गया है। तो याद रखिएगा, मोबाइल ऑपरेटर बन गया है, टावर नहीं, मोबाइल ऑपरेटर। तो रिलायंस जियो किसको पीछे छोड़ दिया? चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ दिया। जियो नेटवर्क को ट्रैफिक 35.2 बढ़ोतरी के साथ जियो के पास 108 मिलियन के साथ वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G ग्राहक है, ठीक है। चाइना का कितना था? वो मतलब 38 एक्साबाइट था, लेकिन जियो ने क्या कर दिया? 39.9 एक्साबाइट कर दिया।
सीबीडीटी ने रिकॉर्ड 125 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता। तो याद रखिएगा सीबीडीटी का 125 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता। तो ये है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने 2023-24 में भारतीय करदाताओं के साथ 125 अग्रिम मूल्य समझौते किए हैं। ठीक है, तो ये याद देख लीजिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक तो कौन है? 18 अप्रैल 2024 को हिंदुस्तान जिंक ने बताया कि वह वैश्विक स्तर पर चांदी का तीसरा, ठीक है, दूसरा पढ़ रहे थे, तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। कौन? हिंदुस्तान जिंक, ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। चलते हैं, अतुल गोयल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन। ओवर द काउंटर ओटीसी दवाओं की एक सूची अंतिम रूप से देने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञों को 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जो बिना किसी डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता के नियमित दुकानों पर उपलब्ध होगी। अब देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट, इसको पढ़ लीजिएगा। केंद्र सरकार 6 राज्यों में कॉटन टेस्ट लैब स्थापित करेगी। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में कॉटन टेस्ट लैब स्थापित करेगी। कौन कौन से वो 6 राज्य हैं? आप पहले ये देखिए कौन सा कॉटन। तो केंद्र सरकार कस्तूरी कॉटन के वैश्विक ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए उच्च श्रेणी के कपास के परीक्षण के लिए समर्पित प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना बना रही है। यह कॉटन टेस्ट लैब कहाँ पर? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। दो साउथ वाला लगभग, ये मिडिल वाला हो गया, ये साउथ वाला हो गया, ये नॉर्थ वाला हो गया, ये भी नॉर्थ वाला हो गया, हरियाणा, पंजाब, इसके बाद गुजरात पश्चिम वाला हो गया, कर्नाटक भी साउथ वाला। तो साउथ वाले में ज़्यादा ही है, ठीक है। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, यहाँ पर कस्तूरी कॉटन के वैश्विक ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए लैब स्थापित की जाएगी। तो ये वो याद रखिएगा कौन कौन से ये राज्य हैं। तो कौन कौन सा? महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक एक साथ पढ़ लीजिए, और हरियाणा, पंजाब, गुजरात एक साथ पढ़ लीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। जिम पोर्टल विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कॉमर्स प्लेटफॉर्म। भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल सार्वजनिक खरीद के लिए विश्व का सबसे बड़ा ई मार्केट प्लेटफॉर्म, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। तो ये याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले आपके पेपर में कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन बन गया है। तो उसमें अमेजन, फ्लिपकार्ट हर चीज़ दे सकते हैं, ठीक है। सार्वजनिक खरीद, वो तो बेचता है अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये खरीदने वाला है, ठीक है। तो ये कौन बन गया है? जिम बन गया, गवर्नमेंट ई मार्केट। पहले स्थान पर कोरिया ऑनलाइन ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम तथा दूसरे स्थान पर सिंगापुर पोर्टल है, ठीक है। तो पहले स्थान पर कोरिया की ऑनलाइन ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम किनोपेक्स और दूसरे स्थान पर जी बिज पोर्टल है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है? तो भारत गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस सार्वजनिक खरीद के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। यह 9 अगस्त 2016 को भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या देगा? यही कि GEM दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पोर्टल बन गया है सार्वजनिक खरीद केंद्र का। पहला ऑप्शन ये दे दिया। दूसरा ऑप्शन दे दिया गया कि यह 9 अगस्त 2015 को भारत सरकार के वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो 2015 में शुरू किया गया? नहीं, 2016 में। तो 9 अगस्त 2016 को शुरू किया गया, किसके द्वारा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नाबार्ड ने RBI इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की। अब देखिए, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड ने RBI इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की। अब देखिए, ये यहाँ पर यह है क्या, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पहले तो ये देखिए किसके किसके, नाबार्ड और RBI इनोवेशन हब के बीच समझौता हुआ। अब RBI इनोवेशन हब क्या है? तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब क्या है? RBI इनोवेशन हब भारतीय रिजर्व बैंक RBI की एक पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी है। यह वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को गति देने वाले वातावरण को बढ़ावा देता है और सुविधा प्रदान करता है। RBI ने 100 करोड़ रुपए के आरंभिक पूंजी योगदान के साथ इस हब की स्थापना की है, ठीक है। अब देखिए, सेबी द्वारा स्कोर 2.0 का अनावरण। तो 1 अप्रैल को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी
ने अपनी शिकायत समाधान प्रणाली का नया संस्करण स्कोर 2.0 लॉन्च किया। तो ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्कोर 2.0 क्या है। तो ये कोई स्कोर्स नहीं है, ठीक है, जो क्रिकेट में होता है। ये है शिकायत प्रणाली है, ठीक है, एक शिकायत सिस्टम है। इसके द्वारा ही शिकायत कर सकते हैं। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया, अनावरण किया गया। भारत और पेरू व्यापार समझौते पर 7वें दौर की वार्ता। तो पेरू ये भी कहाँ की कंपनी है? कहाँ का देश है? दक्षिण अमेरिका का। तो 11 अप्रैल 2024 को भारत पेरू व्यापार समझौते के लिए 7वें दौर की वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई। हालिया वार्ता ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। तो ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बस अब देखिए फिर वही अंतर्राष्ट्रीय वाला है जो अभी हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया, देखिए दोनों आपका यहाँ पर हो गया। अब हम आपको लगभग 1-2 चैप्टर और बचा है, नहीं तो वन लाइनर जो है उसको हम लेकर आपके पास आएंगे, ठीक है। तो वन लाइनर मतलब जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बने हैं ये आपके इसमें ये, और वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये क्रॉनिकल के वो भी करवा देंगे, ठीक है। तो आप बने रहिएगा चैनल पर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक वाइक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। फिर नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।